वैरायटी का योगदान तो होता ही है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो पहला योगदान होता है, वो मृदा स्वास्थ्य का होता है। आपकी मृदा में जो मृदा स्वास्थ्य का जो रोल होता है मिट्टी का लगभग 30% इसका रोल होता है। बाकी आपका 25 से 30% वैरायटी का रोल होता है। उसके अलावा जो आपका 40% बचता है वो आपकी मेहनत, आपकी बुआई की पद्धति और प्रकृति पे निर्भर करता है। और उपज दोगुनी करने की बात करते हैं, अधिक उपज लेने की बात करते हैं, ये कैसे संभव हो पाएगा? आपकी उपज या आपकी इनकम दोगुनी करनी है, उसके लिए अधिक उपज ही नहीं, अभी डॉक्टर साहब ने आपको ब्रीफ किया था कि अधिक उपज के साथ-साथ आपको अपनी लागत में भी कमी करनी पड़ेगी, लागत कम करना पड़ेगा। और तीसरा फैक्टर होता है आपकी आमदनी बढ़ाने के लिए, वो है क्वालिटी युक्त प्रोडक्ट। अगर आपका प्रोडक्ट चाहे सब्जी है, धान है या कोई भी अन्न है, दलहन है या फिर गन्ना की बात करते हैं, अगर क्वालिटी युक्त नहीं है तो आपका जो है इनकम दुगनी नहीं हो पाएगी। ये तीनों फैक्टर हैं कि आपको अपनी उपज बढ़ानी होगी, आपकी लागत कम करनी पड़ेगी खेती की, और तीसरा आपको गुणवत्ता युक्त प्रोडक्ट आपको देना पड़ेगा। तभी इन सब बातों पर निर्भर है कि आपकी जो इनकम है वो दोगुनी हो जाएगी। गन्ने की खेती की अगर हम बात करते हैं तो गन्ने की संपूर्ण बढ़वार के लिए, चीनी परता में वृद्धि करने के लिए पोषक तत्वों का अत्यंत रोल होता है। जो कि हम मृदा स्वास्थ्य के बारे में बतला रहे थे, इसमें क्या होता है? मृदा स्वास्थ्य का तात्पर्य क्या है? मृदा स्वास्थ्य का तात्पर्य है कि मृदा में जो भी हमारे खेती के लिए पोषक तत्व इम्पोर्टेंट है, वो पर्याप्त मात्रा में मौजूद हो। उसका पीएच, पीएच आप लोग सभी समझ रहे हैं, जैसे अम्लीय या क्षारीय, या तो मृदा आपका अम्लीय होगा, या तो उदासीन होगा, या तो क्षारीय होगा। जब ज्यादा क्षारीय होता है तो भूमि ऊसर हो जाती है, ज्यादा अम्लीय हो जाता है तो भी वहां पे फसल जल जाता है, कोई फसल नहीं हो पाती है। और जो गन्ने के लिए हम बात करते हैं या आपकी गेहूं धान की बात करते हैं, उसमें जो है लगभग हल्का एसिडिक हमें सॉइल की जरूरत होती है, लगभग 6.5 से 7.5 पीएच का होना आवश्यक होता है, लगभग 7.8 तक की पीएच की आवश्यकता होती है। और ये जो रेंज है ये नॉर्मल रेंज होता है। 7 जो होता है पीएच, वो क्या होता है? उदासीन होता है। तो एक तो हो गया कि न्यूट्रिएंट्स की मात्रा, उसमें तत्वों की मात्रा मौजूद होना चाहिए, दूसरा पीएच होना चाहिए, और तीसरा जो अहम बात है वो है जीवांश कार्बन की मात्रा होनी चाहिए। जीवांश कार्बन की मात्रा समझ रहे हैं? इंग्लिश में बोलेंगे ऑर्गेनिक कार्बन। चाहे कोई भी जीव हो, चाहे एनिमल हो मतलब जानवर हो, या प्लांट पेड़ पौधे हो, या हमारा मनुष्य जीवन है, ये जो शरीर है वो कार्बनिक तत्वों से ही मिलकर बना है। जो भी हमारा सेल कोशिका का डिवीजन होता है वो ऑर्गेनिक से मिलकर ही बना होता है। और ऑर्गेनिक तत्व की मात्रा अगर नहीं रहती है तो मृदा का स्ट्रक्चर, मतलब जो अभी बात कर रहे थे ना मिट्टी के, मिट्टी का स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। जहाँ पे ऑर्गेनिक नहीं होगा वो ऊसर भूमि हो जाती है। आप देखेंगे जो रेगिस्तान है, पथरीली है, बहुत तरह की मिट्टियां होती हैं। आपकी लाल मिट्टी होती है, काली मिट्टी होती है, बलुई मिट्टी होती है, चिकनी, दोमट, ये तरह तरह की मिट्टियां होती हैं। इन सब में ऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा में मतलब कमी होती है, तो कुछ हो जाता है, कहीं ज्यादा होता है, कहीं पे क्या होता है किसी तत्व की मात्रा, चूना मात्रा अधिक होगा, कैल्शियम की मात्रा अधिक पाई जाएगी। इस तरह से मिट्टी का स्वरूप बदलता रहता है अलग अलग जगह के। इसीलिए जो हमारे जो खेती का आधार है, जिसमें मृदा स्वास्थ्य की बात कर रहे थे, उसमें ऑर्गेनिक तत्व की मात्रा का होना बेहद जरूरी है। ऑर्गेनिक तत्व क्या होता है? जो भी आपके सड़े गले अवशेष होते हैं मिट्टी में मिल जाते हैं, या फिर जो जीवाश्म होता है वो चीज होता है, ये सारी चीजें मिल करके मिट्टी में ऑर्गेनिक रूप की मात्रा जो है बढ़ाते हैं। जीवांश कार्बन अगर मान लिया आपकी मिट्टी में नहीं है तो क्या होगा? मिट्टी आपकी भुरभुरी नहीं रहेगी, चिकनी रहेगी, या फिर रेतीली हो जाएगी, कठोर हो जाएगी। और अगर जीवांश की मात्रा है, जीवांश कार्बन की मात्रा
तो ऐसे परिस्थिति में एक एनवायरनमेंट मिलता है। किसको एनवायरनमेंट जैसे हम लोगों को जीने के लिए एक पारिस्थितिकी तंत्र होता है, ऐसे जो लाभदायी जीवाणु होते हैं, चाहे वो फंगस है, फफूंद या लाभदायी बैक्टीरिया है, जीवाणु है, वो उनको अपना जीवन यापन करने के लिए जो कि मिट्टी में रहते हैं, उनके लिए ऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा का होना अत्यंत आवश्यक है। इसको बढ़ाने के लिए हम तरह-तरह के प्रयास करते हैं। पहले क्या होता था, हम अपने खेतों में गोबर की खाद डालते थे। डालते थे नहीं? ऐसा दौर था जब सभी लोग पशुपालन करते थे और जो पर्याप्त मात्रा में गोबर निकलता था वो अपने खेतों में सड़ा करके डालते थे, तो हमें कभी यूरिया की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। लेकिन जब फसल में हम एक क्रांति आई, जब हमें फसल में अधिक उत्पादन लेने की बारी आई, तो रिसर्च का परिणाम रहा कि इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र की उत्पत्ति हुई, यूरिया, डीएपी। गवर्नमेंट कह रही थी कि आप जो अपने खेतों में यूरिया डालिए, तब कोई किसान डालना नहीं चाहता था। चोरी चुपके डाला गया, एक्सपेरिमेंट किया गया, जब इसका मजा मिल गया, तब लोगों ने क्या किया, यूरिया पे ही धीरे-धीरे डिपेंड हो गए और गोबर की खाद डालना बंद कर दिया। अब क्या है, गवर्नमेंट कह रही है कि इस पे हमारे गवर्नमेंट की सब्सिडी ज़्यादा जाती है, लगभग 2 तिहाई, आधे से अधिक या 2 तिहाई गवर्नमेंट उस पे सब्सिडी देती है। अब कह रही है कि आप जो है यूरिया जो बोरी है, ये जो ग्रेन्यूल फॉर्म में आता है, डीएपी है, इसकी आप खपत कम करिए, ऑर्गेनिक खेती की तरफ बढ़िए। या फिर लिक्विड फॉर्म में आप ले जाइए, एक जो बैग है यूरिया, उसके बदले में आप जो है आधे लीटर का ये बॉटल ले जाइए। मुझे तो उसका कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया, लेकिन ये पीछा छुड़ाने वाली बात है कि धीरे-धीरे जो गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है उसको कम किया जाए और किसानों की निर्भरता हम फिर से ऑर्गेनिक की तरफ ले जाएँ। तभी सरकार की बहुत सारी योजनाएँ चल रही हैं, बहुत